वेलकम बैक। देखिए हम लोग झारखंड पीजीटी 2023 के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका 31 अगस्त को हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जिसका आंसर की डाउटफुल था, तो वो भी आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ये सारे क्वेश्चन। देखो आप लोगों ने मुझको रिकमेंड किया है, व्हाट्सएप पे मिला है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसका आंसर की आपको जो दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, या किसका क्वेश्चन सही है किसका गलत है। ठीक है, देख लेते हैं वन बाई वन। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा 15 नंबर। क्या आपका कहता है द यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर आपसे पूछा है। ये जो है ना, ये हमारा स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हम लोग अगर बात करें ना, कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो ए है और इसमें कुछ भी आपको दिया हुआ है वैल्यू, तो इसमें याद रखिएगा स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में जो भी कॉलम होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वो आपका एक प्रोबेबिलिटी कॉलम होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कॉलम होता है तो उसका जो सम होता है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर ईच कॉलम। अगर इस तरीके से होगा तो हम लोग फिर यहाँ पे ये करेंगे कि अगर आपका यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर भी है तो क्या हो जाता है, तो भी ए भी इज इक्वल टू हमको भी मिलता है। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जैसे हम लोग बात करें तो हमको जो आंसर दे रखा है तो वो क्या है, वो आपका रो मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है। अगर कॉलम मैट्रिक्स होता तो उसमें हम लोग कॉलम का सम देखते, बट यहाँ पे आपको रो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पे रो का सम देख लीजिए। ठीक है, तो रो का सम देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे इन दोनों का सम 1 हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, सम 1 नहीं हो रहा। 2/5 प्लस 3/3 1 नहीं होगा। और एक्चुअली देखो यहाँ पे मिस्टेक है, साफ साफ दिख रहा है। ये 3/3 जो दिया है ना, ये तो कैंसिल होकर के 1 हो जा रहा है। तो ये तो या तो 1 लिख देता, तो 1 तो लिखा नहीं है, 3/3 लिखा है, तो साफ दिखला रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3/5 होना चाहिए था। अगर 3/5 होता तो फिर 2/5 के साथ इसका सम क्या हो जाता, 1 हो जाता, और ये आपका स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बन जाता, और फिर आपका काम भी इजिली हो जाता। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके ऑब्जेक्शन करेंगे और रॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंट है। और ये देखो एक बहुत ही कह लो कि अनफॉर्चुनेट वाला सिचुएशन है, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन करता है ना और उसको इस तरह से एग्जाम में चूंकि वो लेके चलता है कि क्वेश्चन करेक्ट होगा, तो परेशान भी होता है, टाइम भी उसका लैप्स होता है, और फिर बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ गलत हुआ है इस बार, मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन को एक्चुअली जो है रिव्यू किया ही नहीं किया है, एक बार भी नहीं, बस वही लगता है टाइप करके दे दिया गया, बहुत गलत है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, और ऐसा मिस्टेक जब बच्चे को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, एग्जाम में उसका टाइम ले लेता है। तो भाई बच्चा को क्या दोष दिया जाएगा, अच्छा बच्चा भी ऐसे में परेशान हो जाता है। तो खैर यहाँ पे देखो ये रॉन्ग है, ये जो एंट्री है ये 3/5 होना चाहिए। अब अगर ये 3/5 होगा ना तो आपका देखो आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये मैट्रिक्स मेरा करेक्ट ये रहता, 2/3 1/3 2/5 और 3/5। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया करेक्ट मैट्रिक्स ए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सम देखेंगे रो का। हाँ, रो वाइज काम कर रहे हैं, तो रो का सम 1 है। ठीक है, इसका भी हो जा रहा है, इसका भी 1 हो जा रहा है। तो आपका स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स हो गया तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे चूंकि रो वाइज काम कर रहे हैं, तो जो मेरा यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर है, ठीक है, यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर, इसको अगर मैं ले लेता हूँ भी, और भी को मैं जो है कॉलम में ले लेता हूँ V1 V2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो VA इक्वल टू आपका भी होना चाहिए, यानी V1 V2। ठीक है, इस रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स से। क्या है मैट्रिक्स आपका, 2/3 1/3 फिर आपका 2/5 और 3/5। इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको V1 V2 ही आएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इधर बना लेते हैं, कोई इशू नहीं, काफ़ी आसानी से बन जाएगा ये। तो देखो इधर यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो यहाँ पे, चलो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा जी, तो आपका आ जाएगा 2/3 V1 और प्लस 2/5 V2। ठीक है, 2/3 V1 प्लस 2/5 V2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये V1 होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले के साथ में करेंगे तो भी 1/3 V1 और प्लस 3/5 V2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू V2 होगा। ठीक है,
ये हो गया, इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, V1 को इधर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 V1 प्लस 2/5 V2 इक्वल टू 0, और नीचे वाले में करेंगे तो 1/3 V1 और इधर माइनस होगा तो -2/5 V2। ठीक है, तो दोनों दे सकते हैं कि आइडेंटिकल इक्वेशन है। यहाँ से फिर मेरा क्या आ जाता है 1/3 V1 इज इक्वल टू 2/5 V2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग लिए हैं, चूंकि रो वाइज ले रहे हैं तो रो का सम क्या होगा, अगेन चूंकि ये यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर है तो इसका सम क्या होगा, इसका सम 1 होगा। तो ये इक्वेशन बन गया। तो यहीं पे अगर हम लोग काम कर लें, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V2 को लिख सकते हैं 1 माइनस V1। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका V1/3 इज इक्वल टू 2/5 1 माइनस V1। ठीक है जी, तो ये आपका हो जा रहा है 2/5 माइनस 2/5 V1। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो V1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो मैं निकाल देता हूँ, तो देखो, तो हम लोगों का हो जा रहा है V1/3 प्लस 2/5 V1 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5V1 प्लस 6V1, ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू 2/5, 5 3 जा, तो हमारा V1 क्या आ जा रहा है, V1 आ जा रहा है 3 2 जा 6, 6/11 आ जा रहा है। ठीक है, ये V1 आ गया, तो V2 यहाँ से निकाल लेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा 1 माइनस 6/11 यानी 5/11। तो हमको जो रो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 6/11 और 5/11। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे यूनिक होगा अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट रहता तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना आपको 6/11 5/11। ठीक है, और ये जो आंसर की दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ही ये रॉन्ग हो जाएगा, और क्वेश्चन रॉन्ग है तो सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं, इसको देख लेते हैं फिर हम लोग। फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 क्या है, तो ऑब्जेक्शन आप रेज कर दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, और मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसको दिखा दूंगा, और मैंने बल्कि व्हाट्सएप पे सबको रिप्लाई कर दिया था, टेलीग्राम पे भी, कि आपको कर ही देना है, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो आज तक कर लेना, आज तक इसका डेट है। नेक्स्ट देखो क्या है, 25 नंबर है, द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हुज मूवमेंट्स आर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी अजीब लिखा है ना, देखिए ठीक है, ये एक यूजुअल सिंबल है, लेकिन क्लियर करना चाहिए था कि भाई यहाँ पे ये म्यू आर डैश क्या है। तो हम लोग इसे जानते हैं कि जो म्यू1 डैश है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ई एक्स होता है। म्यू2 डैश क्या होता है, म्यू2 डैश होता है हमारा EX²। इसी तरीके से ये चलता है। ठीक है, तो हमारा मूवमेंट है। यहाँ पे देखो म्यू2 डैश आर है, तो हम लोग अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। ठीक है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, mxt इज इक्वल टू होता है, तो ये हमारा हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx। ठीक है, इसको जब हम लोग e का पावर एक्सपोनेंशियल वाला जब हम लोग एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये समीशन में आपका आ जाएगा। समीशन का फॉर्म में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है हम लोगों का t का पावर r बाई फैक्टोरियल r और म्यू आर डैश। ठीक है, ये आता है। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि म्यू आर डैश आपका डेफिनेटली आएगा, है ना, EX² बनेगा, EX³ बनेगा, तो म्यू आर डैश जनरल टर्म बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो देखो म्यू आर डैश का वैल्यू डाल दीजिए, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा हमारा r+1 2 का पावर r। ठीक है जी, TR भी रहेगा और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r। ओके, अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। r जो होता है 0 से इन्फिनिटी होता है, r क्या होगा यहाँ पे, r इक्वल टू होगा 0 से इन्फिनिटी। तो देखिए ये आपका बन जा रहा है सिग्मा r 0 से इन्फिनिटी r+1 बाई फैक्टोरियल r और आपका 2t का पावर r बन रहा है। अब इसमें अगर मैं लगाता हूँ बारी बारी से, तो 0 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 आएगा और 2t आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग डालते हैं 2 डालेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर में आ जाएगा 3 बाई फैक्टोरियल 2 और 2t का स्क्वायर। फिर अगर 3 डालेंगे तो क्या आएगा, तो 4 बाई फैक्टोरियल 3 2t का क्यूब, इस तरह का जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपेंशन का वैल्यू आ रहा है, इसको अगर मैं s बोल दूं तो चूंकि इस तरह का क्वेश्चन ग्रेजुएशन में पहले आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग वहां से इसको देखें तो यहां से ये देखते हैं ना कि
अगर हम इसको 2ts करते हैं, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए 2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक स्टेप छोड़ के लिखते हैं, तो ये आएगा 2t प्लस फिर आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2t का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 2t क्यूब। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको सोल्व भी करोगे ना तो आपको कोई जो है जो स्पेशल फॉर्म है समेशन का वो नहीं मिलेगा। इसको मैंने देख लिया है रफ में करके। तो अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो वो क्या है, ये तो पहले मैंने आपको बोला ना कि रिव्यू किया ही नहीं गया है क्वेश्चन को, बस उठा उठा के दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर 1 - 2t का पावर -1 ये लिखा जाए, क्योंकि नीचे लिखा है -1 अजीब तरह से लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 1/1 - 2t। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा 1 + 2t + 4t स्क्वायर। तो ये तो यहाँ पे है नहीं एक्सपेंशन, ठीक है, ये तो एक्सपेंशन ही नहीं है, ये भी एक्सपेंशन नहीं है, ये भी एक्सपेंशन नहीं है, जबकि मेरा एक्सपेंशन में एस आ रहा है और ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन आया नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, कुछ कम कर दिया गया है, ठीक है, या तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन हो गया और सबको इसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। जबकि आंसर की आपको ए दिया है तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्शन करना है कि भाई क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है रिगार्डिंग द ऑप्शन। तो इससे का फायदा भी सबको होगा। तो मैंने कहा ना आपको कि भाई देखो इस तरह का क्वेश्चन है, जब आदमी बनाता है तो थोड़ा टाइम लगता है। अब इतना बनाने के बाद अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल एग्जाम में फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो सिस्टम का देखिए बहुत दोष है और बहुत मेरा मूड खराब हुआ। ऐसे में तो बच्चों का क्या मतलब, जिनका कम नंबर आएगा उसको कौन क्या बोल सकता है, ठीक है। तो सबको जो है नौकरी देना चाहिए, मतलब ऐसे केस में, ठीक है, और हालांकि सीट भी कम रहता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी और भी नीचे क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 नंबर क्या है, बोलता है विच ऑफ दिस इज द प्रोपोजिशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोपोजिशन अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो पहले तो देखो यहाँ पे ना यहीं पे मिसिंग है, जैसे ठीक है आपने पहले तो ऊपर लिया है, कोई इशू नहीं है, ये सिंबल ऐसे होना चाहिए था पहले तो, ठीक है, अगर हम लोग यूजुअल बात करें तो। उसके बाद इसके बाद जो आपने निगेशन लिया है, ठीक है, और ये लिया है, तो इसमें यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, यहाँ पे व्हाट इज दिस, ठीक है, तो ये कुछ नहीं दिया। तो अब तो ये ऐसे ही मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, क्या इसमें आदमी करेगा बना करके। और यहाँ पे देखो आंसर की में दिया हुआ है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस होगा, तो अब हमको गेस करना है। ये तो मतलब बुझावल वाला क्वेश्चन हो रहा है कि भाई बुझो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम ये भी खाली स्थान दे करके कुछ पूछ देता तो ठीक था। तो बड़ा अजीब तरह का फील हो रहा है। बट देखिए ये तो मतलब बच्चों ने किया है और करके देखा है कि भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर होगा तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग का काम नहीं है ना, ये तो रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। बट फिर भी आप करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैं पी ले लेता हूँ, यहीं पे करता हूँ मैं, ठीक है, पी लेता हूँ, क्यू लेता हूँ, फिर और क्या क्या जरूरत पड़ेगा तो इनका ये ले लेंगे, ठीक है। फिर निगेशन ऑफ पी ले लेते हैं, फिर लेते हैं ये इसका ये बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर लास्टली जो है इन दोनों को हमको कंबाइन करना होगा, इन दोनों को विथ दिस साइन कर लेते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू, और ये हमारा हो जाएगा निगेशन पी ये यूनियन क्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर यहाँ पे लेते हो इसका लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लेंगे, इसका लेंगे क्या ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखिए अगर दोनों को इंटरसेक्ट किया जाए आपस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉल्स, फिर ये भी फॉल्स और ये भी आपका फॉल्स। अब निगेशन किया जाएगा तो पी का उल्टा हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। अब इसको जो है ज्वाइंट करना है अब क्यू के साथ में यूनियन करके, ठीक है। तो और वाला फॉर्म है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स 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 ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये इन दोनों को इसको और इसको आपस में क्या करना है, हमको जो है एंड ऑपरेशन के साथ काम करना है, कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू ट्रू हमारा ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल ट्रू फॉल्स। तो आप देखोगे डेफिनेटली यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये एग्जैक्टली सेम तो है इसके, ठीक है, दोनों सेम है, तो दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। लेकिन तब जब बीच में ये होगा तो भाई ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं दिया। अब भाई एग्जाम में तो बच्चा परेशान होगा ना कि बीच में क्या होना चाहिए, इसलिए ये भी आपका बिल्कुल इसमें अभी आपको सबको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आगे चले देख लेते हैं 44। यस 44 क्या है यहाँ पे देखो, 44 में देख लेते हैं
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मतलब मैं देख के ही सरप्राइज रह गया कि PQRS 4 स्टेटमेंट, ठीक है। अब भाई ये 4 स्टेटमेंट तो हम मुझसे तो नहीं होना था, मैं तो एग्जाम में भी छोड़ देता इसको। ये 4 स्टेटमेंट समझ रहे हैं आप, आपको 16 जो है लेना पड़ेगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। कितना बड़ा टेबल बनेगा। फिर भी देखो, अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया और किसी ने अगर किया होगा तो उसका अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो कितना बुरा लगेगा। यहाँ पे फिर से वही बात है, ठीक है, कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है, ठीक है। बेचारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ने भेजा है बना करके, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि इसका क्या आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो बना हुआ है पूरा, बिल्कुल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि 16 लेना पड़ेगा ना। ट्रू लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, ठीक है। खैर देखो, P लिया है, Q लिया है, R लिया है और S लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसने जो है ये यूनियन वाला ऑपरेशन लिया है, फिर ये इम्प्लीकेशन वाला लिया है, ठीक है, फिर ये लिया है, और फिर ये मेरा डिमांड कर रहा था क्वेश्चन, ठीक है, वो लिया गया यहाँ पे। ये आप करके भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन अब इतना काम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है। तो ये पूरा ये ऑपरेशन ये आता है, ठीक है। और फिर देखो, ऑप्शन को भी इसने एलिमिनेट किया है। ऑप्शन ए मतलब इस इंटरसेक्शन आर को भी निकाला है, ऑप्शन बी को भी निकाला है, ऑप्शन सी को भी। अब जब देखते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन है तो हमारा ये आता है उसका, ठीक है, टॉटोलॉजी टेबल, और इनका जो टेबल आ रहा है वो ये आ रहा है। तो अब कोई भी टेबल जो है ऑप्शन वाइज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, किसी भी ऑप्शन का टेबल एग्जैक्टली क्वेश्चन के टेबल से मैच नहीं करता। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो टेबल है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ए, यहाँ पे ये फॉल्स आया है, जबकि जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे ये ट्रू आया है। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में देखो ये ट्रू है, ठीक है, जबकि ये फॉल्स है, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी में ये ट्रू है और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में फॉल्स है। तो हर तरह से तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड किया गया है। भाई इतना एग्जाम में मेहनत करके मान लो अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो उसका मूड खराब होगा, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो कोई जल्दी टच नहीं करता है, बट फिर भी बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है, जबकि आंसर की आपको सी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी सबको नंबर मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं 82 नंबर क्या है। 82 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दिया है, ठीक है, हुज इनपुट RT एंड आउटपुट YT आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसमें पोल्स ऑफ द सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ है, यहाँ पे आंसर की कुछ है, ठीक है। ये देखा मैंने कि गेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो अब जो है वहां पे तो कुछ और ही ऑप्शन लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, और यहाँ पे इन्होंने मैपिंग वाला ऑप्शन ला करके लगा दिया। तो भाई अजीब हो गया ना, क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ, तो ऑप्शन कुछ। तो बिल्कुल देखिए, मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन को एक बार भी नहीं देखा गया, ये बहुत गलत है, ठीक है। इसको लेकर के तो बात होनी चाहिए कि इस तरह से बच्चों से खेलना ये कैसा, बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे कुछ काम किया ही नहीं जा सकता, तो ये भी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। आगे देख लेते हैं फिर क्या है 85 नंबर है, देखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, yx² प्लस y² प्लस 5 dy इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 10 dx, ऐसा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म है। तो ये m होगा, m dx होता है, ये आपका क्या होगा, ये आपका n होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे करली m बाई करली y, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m का y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आ जाएगा, चाहे तो इसको आप, तो देखो y के रेस्पेक्ट में, चूंकि हम लोग y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका 0 हो जाएगा, इसका 2y होगा, बस जी। तो 2xy आ गया। अगर मैं करली n बाई करली y करूँ, ओके, ये मेरा n है, करली n बाई करली x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए y आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, y कांस्टेंट हो गया, और अंदर में हमारा x का आ जाएगा 2x, बाकी तो नहीं आएगा। तो दोनों देखिए इक्वल आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो ये क्या है, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जब हम लोग dy वाले को इंटीग्रेट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या था यहाँ पे x² प्लस y², यस,
इसको इंटीग्रेट करेंगे और इधर हम लोग फिर ये इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करते हैं, जब x वाला करते हैं तो इसमें हम y को लेते हैं कांस्टेंट, y मेरा कांस्टेंट होता है, और जब y में करते हैं तो क्या लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग देख लीजिएगा तो अब आपका ये आ जाएगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ, तो y को कांस्टेंट कर देंगे तो देखो सिंपली मेरा होगा, एक तो x क्यूब होगा, xy स्क्वायर होगा और माइनस 10x होगा। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा इक्वल टू इधर अगर फ्री फ्रॉम हम x देखें तो ये मेरा हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें x नहीं है, x से फ्री होना चाहिए, तो बचेगा y क्यूब प्लस 5y dy। अब आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए क्या आता है, तो इधर हमारा आ जाएगा x4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए dx में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर, अच्छा x4/4 आएगा, x स्क्वायर बाई 2 और साथ में y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, इधर अब देखिएगा तो आ जाता है आपका y4/4 आएगा और प्लस 5y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम थोड़ा सा ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ 4 ही आएगा, तो मेरा एक्चुअली आ जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, राइट, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20x स्क्वायर इक्वल टू y4 और प्लस आपका 10y स्क्वायर, ये आ रहा है। इसको और अच्छे से कीजिएगा तो देखिए x4 तो ठीक है, फिर 2x स्क्वायर y स्क्वायर बचेगा मेरा। ठीक है जी, और माइनस आ जाएगा y4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन मिला करके देखो। ठीक है, तो ऑप्शन में ये तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, y4 प्लस में है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, और माइनस 20 और प्लस 10y स्क्वायर, फिर यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया, जबकि कांस्टेंट तो हम लोगों को कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा सारा ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो यहाँ पे भी आपको क्या है कि इस क्वेश्चन में सबको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसको कुछ बच्चों ने मेहनत किया है, बारी बारी से सारे ऑप्शन को जो है ले करके डिवाइड बाई डीएक्स निकाला है, तब भी वो मैच नहीं करता। तो भाई जो रॉन्ग है तो वो कहाँ से मैच करेगा। ठीक है, इसमें भी सबको फायदा होगा। तो देखिए बहुत तरह का नंबर फ्री में मिलने वाला है, इससे कट ऑफ पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट अच्छे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत गलत पैटर्न है क्वेश्चन का, एकदम मजा नहीं आ रहा देखने में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 88 देखिए यहाँ पे द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, ऊपर में हो जाएगा आपका 5 cos 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3। ठीक है जी, ये हो जाएगा इधर से। तो अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर से, और ए यहाँ पे क्या है आपका, ए है यहाँ पे 2, तो ये -4 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरा आ जाएगा पी आई, ठीक है लिख देता हूँ, पी आई इक्वल टू आ जाएगा 5 cos 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर को -4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, d -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर भी d+1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा डी स्क्वायर -1। ऐसा इसलिए किए हैं कि फिर से हम डी स्क्वायर का यूज कर सकें। ठीक है, बाकी बच गया 5 cos 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए अगेन डी स्क्वायर में -4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा d+1 ऊपर बचेगा, नीचे -5 आ जाएगा, और 5 cos 2x प्लस 3। ठीक है जी, अब देखिए ये 5 हमारा कैंसिल हो गया और माइनस है, तो अब देखिए यहाँ पे d है, d का मतलब हो गया डेरिवेटिव, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आराम से लिख देता हूँ, ऐसा बचा है -d+1 और cos 2x प्लस 3, ये बचा है जी। चलिए अब यहाँ पे ही देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस को रहने दीजिए। अब देखिए एक बार d का मतलब है डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का आ जाएगा -2 sin 2x प्लस 3 आ जाएगा, और फिर +1 का मतलब है कि सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस को अप्लाई कर दीजिएगा तो 2 sin 2x प्लस 3 और माइनस cos 2x प्लस 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर की भी डी दे रखा है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, देखो मैंने वही क्वेश्चन लिया है ना जो आपने कहा था, तो आप लोगों ने शायद कुछ मिस्टेक किया होगा,
बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। आई होप एग्जाम में भी आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छा रहता है उसको करने में अच्छा लगता है। आगे देख लेते हैं 96 क्या है। 96 देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन कौन ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी नंबर देखा जाए तो ये आपका जो है डाइवर्जेंस है, ठीक है, और कर्ल ए है, तो ये तो 0 होता है, बिल्कुल ट्रू है, ओके। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका है पहले कर्ल है और फिर हमारा ग्रेडियंट फाई है, ठीक है। तो कर्ल ग्रेडियंट फाई भी 0 होता है, तो यहाँ पे नॉट 0 दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको भी देख लो, ये जो है ना, ये बिल्कुल जो है अजीब तरह से लिख दिया है। मैंने कहा ना कि रिव्यू किया ही नहीं गया। अगर क्वेश्चन को रिव्यू किया जाता तो ये सब अच्छे से देख लिया जाता, 2-3 बार देखा जाता है क्वेश्चन को, लेकिन अजीब चल रहा है। इतना बड़ा एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो रहा है, बच्चे इतना मेहनत करके आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है, एकदम अजीब अजीब तरह से बताइए, ठीक है, डाल दिया गया है। ये फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ रखे हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला होता है। ऐसा क्या होता है, A डॉट C, ठीक है, B बच जाता है, माइनस A डॉट B C होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी नॉट ट्रू है। अगर हम लोग देखा जाए तो ये मेरा नॉट ट्रू हो गया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, एक A और एक C, ठीक है। C भी आएगा, A भी आएगा। ओनली C दिया है तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन कीजिए, जिनका A होगा, जिन्होंने A किया होगा उसको भी करेक्ट जो है मिलना चाहिए। तो जब रिवाइज्ड आंसर की आएगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, जिन्होंने A या जिन्होंने C किया होगा दोनों को कंसिडर किया जाएगा, दोनों को मार्क्स दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो रहा है उसमें तो सबको फायदा होगा, ठीक है, वो मार्क्स सबको मिल जाएंगे। आगे देख लो क्या है, 103 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अगेन अच्छा लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं, चल ठीक है, अलग क्वेश्चन है, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू बोला है फिर से। तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, B डॉट C, ये देखिए ये स्केलर हो गया, ये क्या हो गया, स्केलर। अब उसमें A के साथ में डॉट करेंगे तो क्या वो डॉट का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्केलर हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपको ये वेक्टर बचेगा, तो ये आपका नॉट ट्रू है, ठीक है। A डॉट B क्रॉस, ये मेरा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर आएगा, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। आगे देखो A क्रॉस B डॉट C, ठीक है, B डॉट C आप कीजिएगा तो ये स्केलर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये स्केलर होगा तो उसके साथ डॉट या क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, वो आपको वेक्टर में आएगा, तो ये भी मेरा क्या है, नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तीनों क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आपका वेक्टर आएगा, ये ट्रू है। यहाँ पे अगेन देखिए नॉट ट्रू पूछा था तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक तो C और एक तो A, तो अगेन ओनली 1 ऑप्शन दिया है, तो इसमें भी वही चीज होगा, मतलब कि जिन्होंने A किया होगा या जिन्होंने C किया होगा दोनों को सही देना पड़ेगा, ठीक है। ये रिवाइज्ड आंसर की में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बिंदास रहिए। आगे देखिए क्या है, 105 क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। देखिए जो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, वो हमारा होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ना ये अजीब तरह का क्वेश्चन है, कहिएगा तो मेरे तो पहले तो ऐसा क्वेश्चन देते क्यों ये लोग। फिर देखिए ऑप्शन क्या दिए रखा, इट्स राइट, ये सही है। ही सेज, वो कहता है, 2 मे नॉट बी एन इवन इंटीजर, ठीक है। आई हेट यू, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो जब देखेंगे या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आई हेट यू ये भी जो है स्टेटमेंट नहीं बनता, ओके। ही सेज का भी यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होता, इट्स राइट इसका भी यहाँ पे मीनिंग स्टेटमेंट के भी हाफ में क्लियर नहीं है, ठीक है। और ओनली इसने दिया हुआ है आंसर की बी, तो ये बिल्कुल जो है क्लियर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप लिखिए कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है और ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग दिए हुए हैं। आगे चल लेते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आ रहा है। अच्छा, ये देखो एक ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना आप, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, बट क्या है कि बहुत बच्चों ने भेजा मुझको, तो उन लोगों ने सोल्व किया है पेनाल्टी मेथड से। आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, मैंने ये बताया है, बहुत मुश्किल नहीं होता, सोल्व करके देख लीजिएगा। तो इसमें भी शायद ऑल ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। बनाने के बाद पता चलता है कि भाई कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, तो ये तो बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला चीज़ है। थोड़ा बड़ा मेथड है, ठीक है। बच्चे बनाने के बाद क्या उनको फील हो रहा होगा, ऐसा वो जब ऐसा होता है तो एग्जाम में एक तरह का जो है बच्चा जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर पाता फिर सही। तो बिल्कुल ये सारी सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी उसकी गलती है और बहुत खराब हुआ, ठीक है। इस तरह का एग्जाम नहीं होना था। आगे देखो क्या है, 121 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। fz इज इक्वल टू जेड क्यूब, ठीक है, fz इक्वल टू जेड क्यूब है। अब यहाँ पे बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
हैज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू। अब ये नया सिंबल ना एकदम क्या हमको तो लगता है कि मतलब मैंने तो भाई इसी को यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा। अब हो सकता है कहीं पे यूज हुआ होगा, बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, ठीक है। वो तो इस तरह का सिंबल भी यूज कर जाते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आया है जहाँ पे जेड इक्वल टू इन्फिनिटी लिया गया है, और वही लग रहा है देखने से, चूंकि पोल वगैरह पे बात किया गया है, ठीक है। तो पोल तो तभी होगा जब जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे, तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। और अगर जेड इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तो हम एफ जेड को क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ 1/t इज इक्वल टू 1/t का पावर 3, ठीक है। और तब तो ये क्या होगा, पोल हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। यानी इसके पास में पोल मिलेगा इन्फिनिटी पे, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन पूरा जो है आंसर जो है वो यूजुअल सिंबल के साथ में इस्तेमाल नहीं किया गया, और फिर जो ऑप्शन आंसर की दिया गया है वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम लोग इन्फिनिटी पे बात करें तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सिंपल इस तरह का जो है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे है 122। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है साइन जेड हैज सिंपल जीरो। साइन जेड का सिंपल जीरो कब होगा, जब साइन जेड 0 होगा। और साइन जेड 0 होगा तो जेड क्या होगा, n पाई होगा। n क्या होता है मेरा, n मेरा होता है इंटीजर, ठीक है। तो यानी आपको मिलने वाला है 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना महान कलाकारी किया गया है। नहीं, पाई को भाई बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, चलो ठीक है, ये भी एक तो समझ में आता है। अब इसने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पी लिख दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे 0 प्लस माइनस पी प्लस माइनस 2p और आंसर की सी दे दिया है। खैर बच्चा तो समझ गया होगा कि भाई एग्जाम में कि क्या मिस्टेक हुआ है, तो वो तो सी ही करके आए होंगे, जो भी जानते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट है ये कितना ब्लंडर मिस्टेक। इसके हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पी का क्या मतलब, ये पी कोई जो है यूजुअल नोटेशन हो सकता है इंटीजर का, नेचुरल नंबर का। पाई को तो पी अजीब लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक बार भी क्वेश्चन को जो है इनपुट करने के बाद दोबारा एक्सपर्ट से नहीं मिलाया गया। एक्सपर्ट तो क्वेश्चन ही तैयार नहीं किए हैं, ठीक है। क्या सिलेबस, क्या डिमांड, क्या बच्चों का जो है मतलब कि अभी हमको चेकआउट करना है इस टाइम में, कुछ नहीं देखा गया है, ठीक है। किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, कुछ नहीं। और बस क्वेश्चन देखिए, अभी देख सकते हैं आप, मतलब मैं आपको देख रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन लगभग हो रहा है, ठीक है। ये आपको 31 जो अगस्त को एग्जाम हुआ था, 30 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जिसमें या तो आंसर की गलत है या तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो ऐसे कैसे होगा भाई, 150 में आप इतना बड़ा फिगर को जो है मतलब कि ये करोगे, क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे, चाहे ऑप्शन है या मिसप्रिंट है, तो इसमें फिर बच्चों का क्या होगा। तो बड़ा ही बुरा फील हो रहा है, ठीक है। पूरी आपके साथ में मेरी सिंपैथी है, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। आगे देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 126। 126 में क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड अबाउट जेड इक्वल टू 1/4। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जेड इक्वल टू 1/4 पे आपको पूछा है, और ये पावर सीरीज आपको जो दे रखा है वो है 1/1 माइनस जेड। तो पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको सिंपली ऐसे कीजिए ना कि 1/4 का यहाँ पे यूज कीजिए। कैसे कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ इसको लिख दो 3/4 प्लस 1/4 माइनस जेड, लिख दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 को लिख सकते हैं, ये 1 ही है। अब देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 3/4 माइनस जेड माइनस 1/4 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम और कीजिए कि आप नीचे से ना 3/4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ताकि ये इस तरह का फॉर्म आ जाए 1 माइनस 4/3 जेड माइनस 1/4, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से आप जानते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पहले 4/3, ठीक है, और 1 माइनस 4/3 जेड माइनस 1/4। ये पूरा जो टर्म है ये आपका आ गया इनवर्स में, और ये आपका क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। अब अगर आप इनफाइनाइट जीपी यहाँ पे लगाइएगा तो देखिए क्या आता है, मैं दिखा देता हूं आपको। मैं अगर लगाता हूं यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4/3 जेड माइनस 1/4, फिर प्लस 4/3 जेड माइनस 1/4, इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट, प्लस ये आपका चलेगा, ओके, इनफाइनाइट जीपी में। अब आप इसको अगर पावर सीरीज में देखेंगे, ये बिल्कुल सिंपल पावर सीरीज यहाँ पे आया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 4/3 देखो, एक तो यहाँ पे आ रहा है 4/3, फिर यहाँ पे 4/3 का स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4/3 का पावर n+1
z माइनस 1/4 का पावर n, यही बन रहा है जी। ठीक है, जहाँ n मेरा कहाँ है, n मेरा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये तो ये आपका पावर सीरीज बन गया, यानी ये आपका इक्विवेलेंट आ गया a z माइनस 1/4 का पावर n, और यहाँ पे है मेरा an। ठीक है, an प्लस 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि an मेरा क्या है, ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आप an के लिए बात कीजिएगा तो यहाँ पे अगर मैं an लग देता हूँ, चलो कोई सुनिए, यहाँ पे रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे an होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे an देखें तो an क्या है, तो an मेरा 4/3 का पावर 4/3 पावर n प्लस 1 है। इस तरीके से an प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 का पावर n प्लस 2। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, तो ये होता है हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, an बाई an प्लस 1 ये होता है जी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूँ सिंपली तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए। चलो मैं रख देता हूँ वैल्यू, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए, इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर में आ जा रहा है 4/3 का पावर n प्लस 1, और नीचे में आ रहा है 4/3 का पावर n प्लस 2। ठीक है, तो डेफिनेटली नीचे में एक 4/3 आपका बचेगा, और ये आपका हो जा रहा है 3/4। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, सिंपली मेरा 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका 3/4, ये सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, बट आपको देखो आंसर की ए दे दिया है। अब इतना अच्छा क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन आदमी बनाए तो खैर वो तो 3/4 ही टिक करके आएगा। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो आपको आंसर की दिया हुआ है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3/4 होना चाहिए। इस तरीके से बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है उस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, उसमें मजा आता है। आगे देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे है 135 क्वेश्चन है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और बोलता है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका एक्सैक्टली इक्वेशन लेके चलूँ तो m² प्लस 1 होगा सिंपली। तो m आपको मिलने वाला है प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा u इज इक्वल टू, एक फंक्शन लेंगे तो x प्लस आयोटा वाई लेंगे, और g लेंगे तो x माइनस आयोटा वाई से। तो ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर की। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मतलब कि सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें हमको लगता है कि आपको क्या दिक्कत हुआ, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं 143 क्या है, आपको बोलता है इन पोलर फॉर्म पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए, ये जो है यहाँ पे r और y लिया गया है, तो r एक्चुअली क्या होता है, पोलर और कार्टेशियन में r का जो होता है फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। ठीक है, r² होता है। ओके, x हमारा r cos थीटा होता है, y r sin थीटा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं r को लिखूँ तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा x² प्लस y²। ओके, तो यहाँ पे मेरा पार्शियल डेरिवेटिव r विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y ऊपर में आएगा और नीचे में आ जाएगा 2√x² प्लस y²। तो ये आपका कैंसिल हो गया। x² प्लस y² को अगेन हम क्या r लिख सकते हैं, तो ये आपका y/r आ गया। ठीक है, y हमारा r sin थीटा होता है, तो r sin थीटा बाई r, तो ये आपको सिंपली sin थीटा बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यही आंसर की भी है। तो भाई कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, लॉलीपॉप था, तो आई होप आप लोगों ने इसको इसी तरीके से किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लाइन दे दिया है। ठीक है, और एक लाइन आपका ये है, एक लाइन मेरा ये है। ओके, अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन करेक्ट है। तो देखिए, पहले बोलता है बोथ लाइन आर पैरेलल, तो पैरेलल तो नहीं है क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो है 2:1-3 है, और यहाँ पे आपका 2-7 और 5 है। तो भाई दोनों कहाँ से पैरेलल होगा, तो पैरेलल होने वाली बात ही नहीं है, पैरेलल नहीं है ये। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कोप्लेनर। अगर एक ही प्लेन में होगा तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या कोप्लेनर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जैसे ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये कर रहा है -1, 1 और 9 से। ठीक है, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये कर रहा है 3, -15 और 9 से। इन दोनों का ले लीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये पढ़े होंगे, तो ऊपर में 4 आ जाएगा, -15 और 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -16 और 9 आपका 0 आ गया। ठीक है, फिर इसका डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए 2, 1, 3, 2 1 -3, इसका क्या है
2 - 7 5, 2 - 7 5, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर ये 0 आ गया तो कोप्लेनर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, 4 हो जाएगा, 5 और -21 ये हो जा रहा है, फिर प्लस 16 हो जाएगा। तो ओह क्या हो गया, सॉरी 4 लिया तो हम लोगों ने, 5 और 25, ठीक है। फिर हम प्लस 16 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा, ठीक है जी, ये होगा। तो अब यहाँ पे देखिए बाकी तो 0 है, तो ये आपका हो जा रहा है 64 और ये 16 आपका 256, ठीक है। तो कुछ भी आएगा आपका क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, यानी ये कोप्लेनर आपका नहीं है, यानी ये आपका इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है। तो अब बच गया यहाँ पे देखो स्क्यू पैरेलल, अजीब लिख दिया, ये पैरेलल तो समझ में नहीं आता। स्क्यू होता क्या है, स्क्यू होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग को स्क्यू बोलते हैं। तो स्क्यू तो है ये, बट ये पैरेलल लिख करके यहाँ पे मिसगाइड किया है, बच्चे इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर की तो आपको बी दिया है करेक्ट, क्योंकि ये स्क्यू लाइन है, बट पैरेलल वाला यहाँ पे नहीं लगाना था। तो आप इसको लिख दो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए कि ये स्क्यू लाइन है। स्क्यू पैरेलल क्या होता है, तो भाई इस तरीके से करना था। तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे यहाँ पे देखो क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। आपने जो दिया था तो मैंने यहाँ पे चेक करने का सबको कोशिश किया है। तो आज तक डेट है हमारे पास में, आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उसका सबको फायदा होगा, और जब रिवाइज आंसर किया आएगा तो उससे जिसका आंसर मैच करेगा, जो सही क्वेश्चन है जिसका आंसर मैच करेगा उनको फायदा होगा। लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है उसमें तो सबको मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से देखो कट ऑफ तो बढ़ेगा, ठीक है, जो मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था। तो कट ऑफ क्या रहेगा उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक रिवाइज्ड आंसर किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा बात करना वहाँ पे। बट फिर भी मैं ये लास्टली कहूँगा कि भाई बच्चों का कोई दोष नहीं है। क्वेश्चन इतने बड़े पैमाने पे अगर इस तरह से सेट किए जाएंगे जिसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, क्वेश्चन रॉन्ग है, या कोई आंसर ही करेक्ट नहीं है, या एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हैं, तो बहुत जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, खासकर इस तरह के सीरियस एग्जाम में। तो चलो कोई नहीं, अब तो जो होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होता है या क्या कट ऑफ रहेगा उस पर मैं आपसे आगे बात कर लूँगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।